अब हम इस कार्यक्रम के उस पड़ाव पर हैं जहां पर हमें आशीर्वचन लेने का मौका मिल रहा है श्री नरेश बंसल जी से। और नरेश बंसल जी संगठन के वो संबल हैं जिन्होंने एक पार्टी के लिए अपना जीवन खपा दिया, एक पार्टी के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। जब संघ में रहे तो आपदा प्रबंधन में काम किया और उसके बाद उनकी इस कार्यकुशलता को देखते हुए आज पार्टी एक जिम्मेदार हाथों में है। मैं पूरे मान सम्मान के साथ आग्रह करना चाहूँगा श्री नरेश बंसल जी से कि आप आएँ और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। श्री नरेश बंसल जी। भारत माता की, भारत माता की। नमो इम्पैक्ट वसुधैव कुटुंबकम के इंग्लिश वर्जन का आज विमोचन हुआ है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सीनियर नेता जो 8 बार विधायक रहे, 5 बार मंत्री रहे और अब लोकसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केंद्र में राज्य मंत्री श्री तोकन साहू जी, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी और हमारे ग्लोबल एम्बेसडर श्री विजय जौली जी, आदरणीय जगदीश राय गोयल जी, आदरणीय लोहिया जी और पुस्तक के लेखक श्री अतुल सिंघल जी। मुझे हिंदी वर्जन के विमोचन के भी अध्यक्षता करने का अवसर मिला और आज भी वही अवसर है। चलिए, और अध्यक्ष को एक बड़ी सुविधा रहती है कि बोलना कम पड़ता है, बाद में केवल धन्यवाद करना पड़ता है क्योंकि विषय भी पूरा आ जाता है सब वक्ताओं के द्वारा और समय भी पूरा हो जाता है। अतुल जी ने मुझे बताया था कि हॉल 1 बजे तक का ही है इसलिए बहुत कुछ नहीं बोलना है, सारा विषय आ गया है। और 10 वर्षों में क्या रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हुए वो अतुल जी ने एक पुस्तक के माध्यम से, कॉफी टेबल के माध्यम से, जिसको देख करके ही आपको पन्ने पलटते पलटते सब ध्यान में आ जाएगा। लगभग 150 पेजेज उसमें है और हर फील्ड की जो एक्सपर्ट अथॉरिटी है उनके इंटरव्यू है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने फील्ड में क्या परिवर्तन महसूस किया। मेरा अतुल जी से लगभग रोजाना मिलना रहता है। जब मैं दिल्ली में रहता हूं गपशप करने अतुल जी भी आ जाते हैं। जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे इंटरव्यू कर रहा हूं तो मैंने इनको कहा कि एक पुस्तक के रूप में इसको लाओ। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। पिछले वर्ष आरिफ मोहम्मद खान जी ने उसका, महामहिम ने विमोचन किया, पुस्तक की प्रशंसा हुई और इस इंग्लिश वर्जन में बहुत कुछ उसमें से बदलाव भी है। कुछ विषय नए जुड़े हैं, नए इंटरव्यू जुड़े हैं और मैं अभी जब देख रहा था तो उसकी प्रिंटिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसका कंटेंट, उसके फोटोग्राफ्स सब इस प्रकार के हैं कि आदमी देखने लगे तो लगेगा पूरा पढ़ लूं तब इसको छोड़ूं। उसके लिए अतुल जी को बधाई। और अभी बैठे बैठे जब मैं पन्ने पलट रहा था तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि इसके आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। आपने एक काम और सौंप दिया। निरंतर काम पर आगे बढ़ रहा है, उसकी भी मुझको अध्यक्षता करने को मिली। बिल्कुल करेंगे। तो अतुल जी की टीम उसको भी आगे बढ़ाएगी, हम भी उसमें जो सहयोग होगा करेंगे। मित्रों, सारे विषय आगे मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 2 विषय जो आज के आवश्यक हैं 2-3 मिनट में मुझे कहना जरूरी है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि देश पूरी तरह से मजबूत हुआ है, चारों तरफ से हुआ है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी बढ़ी। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से लीडर ऑफ ओपोजिशन विदेश में जाकर के भारत को तोड़ने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं। उन लोगों से मिलते हैं, वो अलान उमर हो, वो सोरेस हो, जिनका सपना ही है कि किसी तरह से भारत टूटे। आपने देखा अभी जो उनका वक्तव्य है, उसका किसने स्वागत किया? जो कनाडा में खालिस्तान आंदोलन चला रहे हैं पुन्नू, उसने उसका स्वागत किया। इससे पता लगता है तार कहां जुड़े हैं। हम सबको, हम बुद्धिजीवी हैं, इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जहां मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, वहीं आपस में विरोध करने वाले भी जो देश को लूटने के काम में लगे रहे और अब उनका हित साधन नहीं हो रहा है, तो वो देश को तोड़ने वालों के साथ एक किस्म से देश को तोड़ने वाले एक मोर्चे पर आ गए। सीधी सीधी लड़ाई दिखाई देती है, और उसमें कोई भी ये मान करके कि मुझे क्या है, मैं तो साथ में हूं, हो रहा है, हो जाएगा, करने वाले कर रहे हैं। सबको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। हम मूक दर्शक नहीं रह सकते, सबको उसमें रोल अपनाना पड़ेगा। अभी कांडपाल जी बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे, शिमला की घटना की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम अपनी उसको तोड़ देंगे। मैं संशोधन कर रहा हूं उसमें। उन्होंने ये नहीं कहा तोड़ देंगे अपने आप, वो कमिश्नर पर ज्ञापन लेकर गए और कमिश्नर ने कहा सील कर देते हैं, बाद में जब तय होगा तो तोड़ देंगे। यह विषय का समाधान नहीं है, लटकाना है विषय को। जब सबको मालूम है अवैध बनी है, तो तुरंत क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? तुरंत क्यों नहीं तोड़ी जाती है? वो केवल एक लॉलीपॉप दे करके कि अभी सील कर देंगे। सील तो हमने देखा किस प्रकार से होती है अवैध निर्माणों की और किस प्रकार से खुल जाती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा विषय चल रहा है, वक्फ का विषय चल रहा है। वक्फ का बिल आया, आज मैं देख रहा हूं, आपने भी वीडियो देखे होंगे। ऐसे वीडियो चल रहे हैं, मौलवी माइक पर बोल रहे हैं तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी, तुम्हारी संपत्ति छीन ली जाएगी, इसलिए वक्फ के कानून का विरोध करो, ईमेल भेजो। वो जेपीसी को गया है, लेकिन वो कोई संपत्ति छीनने का कानून नहीं है। ये उसी प्रकार है जैसे सीएए का विरोध हुआ। सीए जब आया तो वो नागरिकता देने का था, नागरिकता लेने का नहीं था। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया गया कि आपकी नागरिकता छीन जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा, और शाहीन बाग हुआ, आपने देखा। ऐसे ही उसमें आप सब जानते हैं, केवल एक भारत के अंदर एक, मैं कहूंगा एनजीओ का टाइप है, विश्व के मुस्लिम देशों में भी वक्फ बोर्ड नहीं है, जिसके पास भारत की सबसे ज्यादा 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। और इसमें केवल यह संशोधन है, कोई जमीन छीनने का नहीं है, वक्फ खत्म करने का नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बुद्धिजीवी, आपको मालूम होना चाहिए, आप बात को कह सकें जहां पर विषय आता है। यह जमीन छीनने का नहीं है। वक्फ इसलिए बना कि किसी ने जो भूमि दान में दी है वो गरीबों के, गरीब मुसलमानों के काम आए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने उसमें कितने संशोधन कर दिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। 2013 का संशोधन हुआ, जोली जी जानते हैं उसको, सभी जानते होंगे आप। 2013 में संशोधन हुआ कि रात को मौलवी सोए, सुबह उसको सपने में आए कि आपकी कोठी उस वक्फ की है, और वो कह दे ये कोठी वक्फ की है, तो वो वक्फ की हो जाएगी। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, डीएम को खाली कराकर देनी पड़ेगी। ये कानून लोकतांत्रिक है क्या? लेकिन तुष्टीकरण के लिए हुआ। और 2014 के तो चुनाव से 24 घंटे पहले इसी दिल्ली के अंदर
123 प्राइम प्रॉपर्टी जो 20,000 करोड़ की थी वो वक्फ को मनमोहन सिंह की सरकार ने दे दी, केवल उनका वोट लेने के। तो ऐसे संशोधन, इस बिल के लिए संशोधन आया है, जेपीसी को गया है। संशोधन में जो दान नहीं दी गई, जो अतिक्रमण की गई, आपको पता है कर्नाटक के गांव में पूरा का पूरा गांव जिसमें मंदिर इस्लाम के जन्म लेने से भी पहले का बना हुआ है, वो पूरा का पूरा गांव वक्फ का हो गया। पता कैसे चला? जब एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचने गया, रजिस्ट्री करने गया, तो पता लगा वो तो वक्फ के नाम है। वहां से सारा विषय खड़ा हुआ। जो वक्फ को दान में दी गई जमीन वो गरीब मुसलमानों के काम आए, उसके लिए वक्फ है, वो जमीन कोई छीनने वाला नहीं। लेकिन जो इस प्रकार के अतिक्रमण है, वो बोलो जायज है क्या? वो रहने चाहिए क्या? तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जेपीसी को, आजकल व्हाट्सएप पर भी आ रहा है, एक ईमेल आ रहा है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जेपीसी को उसके बारे में ईमेल भेजें। कंटेंट आ रहा है लिंक खोलते ही, कि जेपीसी के पास जो वक्फ का कानून संशोधन के लिए विचार के लिए आया है, उसको वो उस प्रकार से उसमें संशोधनों को विचार करें। मेरा यह निवेदन आप सबसे करेंगे। दूसरा भाई मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं राज्यसभा का सांसद हूं और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, तो मेरी कुछ राजनीतिक जिम्मेदारी भी है। आज शाम 5 बजे तक करिए, बाद में भी पहुंचेगा तो पहुंचेगा, आप तो ईमेल कर दीजिए। ईमेल करने में कितनी देर लगती है? 5 बजे तक तो आप 5,000 लोगों से करा देंगे। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं किसी के पास जबरदस्ती बात नहीं कह रहा हूं, केवल इन दिनों सदस्यता अभियान चल रहा है, तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने वोट दिया है, उन सबसे निवेदन कर रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। सदस्यता 4 प्रकार से हो रही है, मिस कॉल करके, नमो ऐप के द्वारा, QR कोड से और फॉर्म भरकर। अब मेरा एक निवेदन है कि यहां बैठे जो अभी तक सदस्य नहीं बने, जरा वो हाथ खड़ा करो एक बार। नहीं, जो बन गए उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं बने ना, जरा अपना अपना स्मार्टफोन निकाल लो। भाई जहां मैं इतनी देर बैठा हूं तो उतना काम तो करो। हाँ, मैं बताता हूं ना, मैं बता रहा हूं, कम्युनिकेशन है, मैं उसके लिए खड़ा हुआ हूं। फोन पर डायल करिए, कीपैड निकाल करके 88 00 00 2024 हो गई 10 डिजिट। फिर से दोहराता हूं, 88 00 00 2024। इस पर मिस कॉल करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा, मैसेज में आएगा आपको कि आप सदस्य बन गए हैं। ये लिंक है, अपना अपना मैसेज देखिए। 1-2 मिनट लगे। किसी के पास आ गया? जिनके पास आ गया वो उस लिंक को दबाएं। लिंक को जब दबाएंगे तो एक फॉर्मेट आएगा। आ गया? आवेदन के मकान वाले थोड़ा उस दिन बोल रहे थे, एक नंबर भी दे दे। फॉर्मेट आया? प्रोग्राम में कब आवे वापिस? लिंक दबाने के बाद कुछ आया कि नहीं? आ गया? उस पर अपना नाम, एड्रेस, सेक्स, मोबाइल नंबर,
पिन कोड ये डाल दीजिएगा। हो गया? केवल आपकी डिटेल है। हो गया? जिनका नहीं हो गया बाद में कर लेना। एक चीज और आएगी उसमें, मैं बता देता हूं, उसमें आएगा रेफरल नंबर। तो मेरा निवेदन है, कृपया करके रेफरल नंबर मेरा डाल दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है साहब जी? बहुत बढ़िया। भाई मैंने मेहनत की है ना, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 94, जिनका अभी नहीं हुआ बाद में कर सकते हैं, नंबर जरूर नोट कर लीजिए 9412054565। फिर दोहरा रहा हूं 9412054565। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, कभी आपके काम भी आ सकता हूं, और रेफरल कोड में डाल दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय नरेश बंसल जी सबके काम आते हैं। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सबके काम आते हैं और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी हैं, पार्टी के जुझारू व्यक्ति हैं। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जब गए थे तो बंसल साहब के साथ गए थे, और मैं तो ये चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए वो भी एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा। पुस्तक भेंट की, माननीय प्रधानमंत्री से हमारी चर्चा हुई काफ़ी देर। आमतौर पर लोग ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सामने केवल फोटो खिंचाओ और आ जाओ, लेकिन हमने तो अच्छे से बातचीत की थी। बहुत सुखद अनुभव था। मैंने एक अपनी 10 साल के जो कार्य हुए उनके ऊपर अमृत कालम नाम से पुस्तक लिखी है। अभी वो आई नहीं है, उसकी मास्टर कॉपी भी उनको दी। अतुल जी की विशेष रूप से इसी के लिए समय लिया था। जब देने गए तो उन्होंने बैठाया, बात की पूरी, और बड़ा रुचि लेकर के पुस्तक को देखा और पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा की। बहुत प्रभावित वो इस पुस्तक से थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया इनको, और इनके पिताजी के लिए भी उन्होंने नमस्कार किया क्योंकि पुराने जानने वाले थे। बहुत सुखद अनुभव था। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद श्री नरेश बंसल जी।